अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब आप एट फर्स्ट इन दोनों टर्म्स को देखते हैं तो आपको इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं समझ में आता, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड और डिमांड इन जनरल जो है वो हमें सेम ही लगती है कि दोनों टर्म्स सेम है। लेकिन इकोनॉमिस्ट इन दोनों टर्म्स को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं और प्रॉपर एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि किस कंडीशन में हम क्वांटिटी डिमांड की टर्म यूज़ करेंगे और किस सिचुएशन में हम डिमांड की टर्म यूज़ करेंगे। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम इन दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड की डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाती है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। यानी डिमांड किसी भी कमोडिटी की उस क्वांटिटी को हम कहते हैं जो कंज्यूमर विलिंग भी हो और एबल भी हो उस चीज़ को बाय करने के। और हमारी जो इंडिविजुअल्स की डिमांड है वो डिफरेंट फैक्टर से इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है वो किसी भी कमोडिटी की अपनी प्राइस है। जब हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो हम उसकी प्राइस सबसे पहले देखते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में एक इनवर्स रिलेशन है अगर हम बाकी सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। और अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़कर आ रहे हैं तो आपको अदर फैक्टर्स भी पता होंगे कि प्राइस के अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड में चेंज आता है, हमारा टेस्ट हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, वेदर कंडीशंस डिमांड को इफेक्ट करती हैं, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस चेंज होने से भी डिमांड पे इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिल्क की प्राइस चेंज होगी तो उससे भी क्या होगा, टी की डिमांड पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि मिल्क एंड टी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसी तरीके से अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उससे भी टी की डिमांड पे इफेक्ट आएगा। अब कॉफी और टी एक साथ यूज होने वाली चीजें नहीं है, ये एक दूसरे की जगह पे यूज होने वाली चीजें हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कमोडिटी की अपनी प्राइस है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहली बात ये कि अगर हम इनका डिफरेंस समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड is caused by a change in own price of a good keeping all other factors constant। तो हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड कब चेंज होगी, जब कमोडिटी की गुड की अपनी प्राइस चेंज हो। ठीक है ना, यानी हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की टर्म कब यूज करेंगे, जब उस गुड की अपनी प्राइस चेंज हो, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, अदर फैक्टर्स में आपकी इनकम भी आ जाती है, अदर फैक्टर्स में आपके प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आ जाते हैं, अदर फैक्टर्स में आपके प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आ जाते हैं, टेस्ट भी आ जाता है, वेदर भी आ जाती है, सारे फैक्टर्स आपके अदर फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर गुड की अपनी प्राइस चेंज हो रही है और उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और ग्राफिकली हमें ये किस तरीके से दिखता है कि जब प्राइस चेंज होती है, कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से डिमांड कर्व पर, सेम डिमांड कर्व पर, कोई न्यू डिमांड कर्व नहीं बनेगा, सेम डिमांड कर्व पर हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अच्छा, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम ग्राफिकली भी ये बात समझ लेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं हो रही, उसकी प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, कोई भी अदर फैक्टर चेंज हो रहा है। कौन से फैक्टर चेंज हो रहे हैं, अदर देन प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, यानी कमोडिटी की अपनी प्राइस के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर चेंज हो रहा है जो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, हमारा टेस्ट किसी चीज के लिए डेवलप हो गया तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। तो प्राइस के अलावा अगर कोई भी अदर फैक्टर चेंज होता है
उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है, तो उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं बोलेंगे, फिर उसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। ठीक है ना। तो आसान सी बात है, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर प्राइस चेंज हो रही है, कौन सी प्राइस, उसकी अपनी प्राइस, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। और अगर प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर चेंज हो रहा है जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, चेंज इन डिमांड। ठीक है जी। अब आते हैं ग्राफिकल व्यू पर, कि वो कह रहे हैं ग्राफ के अंदर जब भी कोई अदर फैक्टर चेंज होता है और उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है, तो डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आता है कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब मूवमेंट नहीं हो रही, अब क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। अब ये जो ग्राफिकल व्यू है, ये हमें जब भी समझ में आएगा जब हम इसको ग्राफ बनाकर देखेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने यहाँ प्लॉट करी प्राइस ऑफ टी, और ये जनरल अंडरस्टैंडिंग सारे स्टूडेंट्स की होती होगी कि जब हम जिस चीज़ की प्राइस लेते हैं ग्राफ में, उसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड भी यहाँ पे प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो हमने प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी प्लॉट करी, और हम कह रहे हैं डिमांड कर्व, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में एक इनवर्स रिलेशन है, जो कि हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़कर आ रहे होते हैं। किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्राइस होती है, उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड उतनी कम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, इनिशियली जो है टी की प्राइस है लेट्स से 100 पर केजी, और इस प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है आपकी, वो हो रही है 1000 यूनिट्स की। ठीक है ना। अब आप भले यूनिट्स को इम्पोर्टेंस दे या ना दे, हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। और अगर टी की प्राइस 100 से डिक्रीज होके लेट्स से हो जाती है 90 रुपीज, तो टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1000 से लेट्स से 1100 की डिमांड हो गई। अच्छा, अब ये जो फैक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है वो कौन सा है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि कोई अदर फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो रही है। और ग्राफिकली हमें क्या दिख रहा है, पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब हम सेम डिमांड कर्व पर इस पॉइंट पर आ गए हैं। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमने क्या करी है, मूवमेंट करी है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये क्या कहलाता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा, अब आप ये बताएं देखकर कि क्या आपको क्वांटिटी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, कम होती हुई दिख रही है, कि कोई भी आराम से बता सकता है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो जब भी प्राइस के अपनी चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है और उसकी वजह से मूवमेंट होती है, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं कि ये हो रही है एक्सटेंशन। क्या हो रही है, एक्सटेंशन। यानी जब भी प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, तो आप क्या कहते हैं कि डिमांड कर्व पे क्या हो रही है, एक्सटेंशन। लेकिन अगर मैं इसका इस सिनेरियो को ऑपोजिट कर देती, मैं कहती भाई पहले 90 प्राइस थी और अब 90 से 100 हो रही है, तो पहले अगर मैं कहती 90 प्राइस थी, उस पर 1100 की डिमांड थी क्वांटिटी की, और अब जब 90 से प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड 1100 से कम होके 1000 हो गई। तो इन दैट सिनेरियो आपकी डायरेक्शन इस तरह से होती और क्वांटिटी डिमांड आपको डिक्रीज होते हुए दिखती। तो अगर प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, तो उसके लिए भी हमने टर्म को स्पेसिफिक करा हुआ है। हम उसके लिए इंक्रीज डिक्रीज की टर्म नहीं यूज करेंगे, बल्कि उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। कि डिमांड कर्व पर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होगी, अपर डायरेक्शन में होगी। जैसे ये तो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो हमने एक्सटेंशन का बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट सिनेरियो बना देंगे तो हमें क्वांटिटी डिमांड कम होते हुए दिखेगी और उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, राइट।
तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि क्वांटिटी डिमांड की टर्म हम कब यूज करते हैं और ग्राफिकली हमें उसकी वजह से मूवमेंट दिखती है सेम डिमांड कर्व पर। अब हम समझते हैं कि अगर कोई अदर फैक्टर चेंज हो जाए, यानी टी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हो रही, ठीक है, कोई अदर फैक्टर चेंज हो जाए। वैसे भी इकोनॉमिक्स के अंदर हम एट अ टाइम दो फैक्टर्स को चेंज नहीं करते, सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करके उसका इफेक्ट देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो प्राइस ऑफ टी है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है, वो अनचेंज है, और कोई अदर फैक्टर चेंज हो रहा है। अदर फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई टी की प्राइस तो चेंज नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या कि जो टी का कॉम्प्लीमेंट था मिल्क, वो क्या हो गया है, उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई है। और क्योंकि उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई है तो लोगों ने क्या किया है, मिल्क की डिमांड बढ़ाई है, तो साथ साथ टी की डिमांड भी बढ़ा दी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, डिमांड फॉर टी इंक्रीज हो गई है। अब दिखाएंगे ग्राफिकली ये कैसे दिखेगा। तो लेट्स से ये एक हमारा इनिशियल डिमांड करता, और इस पे हम कह रहे थे कि 100 प्राइस पर लोग 1000 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि टी की अपनी प्राइस तो चेंज नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मिल्क चीपर हो गया, मिल्क की प्राइस कम होने से लोगों ने सेम प्राइस ऑफ टी पे, टी की प्राइस तो चेंज नहीं करनी हमने, सेम प्राइस ऑफ टी पे अब लोग कह रहे हैं कि हम अब टी के 1000 नहीं बल्कि लेट्स से 150 यूनिट्स डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो टी की डिमांड इंक्रीज हो गई है, लेकिन प्राइस चेंज होने की वजह से नहीं, किसी अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। और जब आप ये देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट आ रहा है यार, ये तो D1 पर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर एक न्यू डिमांड कर्व बनेगा। तो हमारा जो टी का डिमांड कर्व है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है, चेंज हो गया है, एक न्यू डिमांड कर्व बना है। और डिमांड कर्व आपका कहाँ शिफ्ट हो गया है भाई, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। तो जब डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा किसी अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस ऑफ टी की वजह से नहीं, किसी अदर फैक्टर की वजह से चेंज होगा, तो उसके लिए भी क्या हम इंक्रीज की टर्म यूज करेंगे, नहीं इंक्रीज, सॉरी, उसके लिए भी क्या हम एक्सटेंशन की टर्म यूज करेंगे, नहीं, एक्सटेंशन की टर्म हमने स्पेसिफिक कर दिया था कि वो हम क्वांटिटी डिमांड के चेंज होने पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की टर्म यूज करेंगे। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है किसी अदर फैक्टर की वजह से, तो उसके लिए एक्सटेंशन की टर्म यूज नहीं होगी, बल्कि उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इंक्रीज इन डिमांड की। तो अब आप देखें कि इकोनॉमिस्ट ने कितना स्पेसिफिक कर दिया है टर्म्स को कि भाई ये टर्म सिर्फ इसी सिचुएशन में यूज होगी, किस सिचुएशन में, जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा किसी अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। और देखें कि जब भी कोई अदर फैक्टर चेंज होता है जो कि ग्राफ में प्लॉट ही नहीं हुआ हुआ, देखें क्या मिल्क की प्राइस ग्राफ में प्लॉट हुई भी थी, नहीं हुई भी थी। तो जब भी कोई ऐसा फैक्टर चेंज होता है जो ग्राफ में प्लॉट नहीं होता, तो उसकी वजह से कभी भी मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट सिर्फ जब होगी जब वो फैक्टर चेंज हो जो ग्राफ में प्लॉट हुआ हुआ। जब कोई अदर फैक्टर चेंज होगा वो ग्राफ में प्लॉट ही नहीं हुआ हुआ। अब मिल्क की प्राइस प्लॉट ही नहीं हुई हुई, मिल्क की प्राइस चेंज हो रही है, टी की प्राइस आपने कांस्टेंट रखी हुई है। तो जब आपने उसको कांस्टेंट रखा हुआ है तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मूवमेंट करोगे तो प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसलिए जब भी कोई अदर फैक्टर चेंज होता है तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगर ये डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड नहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता, लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट हो जाता, लेट्स से कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता। तो फॉर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आप क्या टर्म यूज करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। तो देखिए अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व किसी अदर फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो हम उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व किसी अदर फैक्टर की वजह से, तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो ये हमारा क्वांटिटी डिमांड और डिमांड का डिफरेंस था, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब आप इनके जब ये पॉइंट्स दोबारा से रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।